आइए दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ आपके लोगों के सामने कि जो संडे को जो पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चनों की श्रृंखला मैं लेके आया हूं। इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो एक बार इस वीडियो को पेपर देने से पहले देख लें और रियली देख लीजिए, इसे सुनते हुए चलिएगा और वहां पर कोई ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। देखिए दोस्तों, मैं पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, आपने एक पुस्तक के बारे में सुना होगा। डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक, खैरसैन का सूरज। नंदन सिंह बिष्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। खैरसैन का यह सूरज किस पुस्तक पर आधारित है? ये जो लिखा गया है नंदन सिंह बिष्ट द्वारा, तो ये खैरसैन का जो सूरज है ये किस पुस्तक पर आधारित है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो पुस्तक आधारित है, जो हमारे नौवे जो मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस पुस्तक की विवेचना की गई और इस पुस्तक जो लिखा गया है, इस पुस्तक जो खैरसैन का जो सूरज है उस पर ही आधारित है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसको ये क्या क्या है प्रकाशन कराया गया था इसका, ठीक है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, देखिए जो हमारे जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो कब से कब तक के मुख्यमंत्री रहे, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, अगर हम पूछा जाएगा 2017 से 2021 के मध्य तक ये क्या रहे, उत्तराखंड के 90 ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ये है। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखिए अभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो बीसी खंडूरी की बात करेंगे, ये जो सीएम रहे उत्तराखंड के कौन से नंबर के ये सीएम रहे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो बीसी खंडूरी हैं वो कब से कब तक ये मुख्यमंत्री रहे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में ये रहे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन रहे, देखिए आपको मैं मुख्यमंत्री की मैं बता रहा हूं, है देखिए जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर रमेश पोखरियाल की बात करूँ, जो ये सीएम रहे। आपको ये भी देखना है कि ये हमारे जो उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे। देखिए दोस्तों, बीसी खंडूरी के बाद ये 5वें नंबर के मुख्यमंत्री ये रहे और उसके बाद ये केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर भी ये रहे। और जो ये मुख्यमंत्री रहे 2009 से, देखिए 2009 से 2011 तक के ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा लाइटली ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अजय रावत द्वारा किस कमिश्नर के कार्यकाल को शांति का शासनकाल कहा गया है? शांति का शासनकाल, देखिए शांति का ये शासनकाल किसके समय को कहा गया है? कौन से हैं ये कभी पूछा, शांति का शासनकाल किसके समय को कहा गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ये जो है जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, जो यूनाइटेड करके है इनका नाम, जॉन थॉमसन को कहा जाता है, ठीक है। इसके शासनकाल को शांति का शासनकाल के रूप में क्या किया जाना जाता है। देखिए इसके समय में क्या हुआ था, 1839 की 39 की बात करें तो ये कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में और गढ़वाल के कमिश्नर के रूप में ये जो इनके द्वारा जिलों का निर्माण किया। जब ये कुमाऊं कमिश्नरी और साथ ही गढ़वाल जिले का इनके द्वारा क्या किया गया था, निर्माण इस समय हुआ था। देखिए ये कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में और गढ़वाल जिले के रूप में, ठीक है, इनके द्वारा उस समय ये किया गया था। इसलिए इनके काल को क्या करा, शांति का शासनकाल भी से माना जाता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब क्वेश्चन क्या बनता जाता है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जाता था उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति आइलैंड में ये भारत के राजदूत थे? उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति आइलैंड में, ठीक है, आइलैंड में, देखिए आइलैंड में भारत के क्या थे,
राजदूत ये थे, कौन व्यक्ति थे? देखिए उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड से कौन से व्यक्ति क्या थे? आयरलैंड में भारत के राजदूत थे, ये आपको पता होना। देखिए टिहरी रियासत के जो अंतिम राजा थे ना, ठीक है, फिर बताओ, टिहरी रियासत के जो अंतिम राजा थे, जो 7 बार जो 8 बार जो क्या रहे, सांसद रहे। देखिए 8 बार ये क्या रहे, सांसद ये रहे। इनका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र ये शाह इनको माना जाता है, ठीक है। आयरलैंड के भारत के राजदूत भी थे और 8 बार ये क्या रहे, सांसद ये चुने गए, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में, तो इसको भी आप ये ध्यान में रखिएगा। जो देवताल है, देवताल से किस नदी का उद्गम होता है, क्वेश्चन बनता है। तो आपको इस पर से पता होना चाहिए कि भैया पुष्पावती नदी का होता है, या दूधगंगा नदी का होता है, या विष्णु गंगा का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं, इनमें से किसी भी नदी का देवताल से उद्गम नहीं होता है, क्योंकि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो देवताल माना जाता है। देखिए देवताल से जो उद्गम होता है, उद्गम जो नदी होती है वो सरस्वती ये नदी, ठीक है, इसका क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है, इतना ध्यान रखिए। और ये माणा, ये कहाँ है, ये माणा के पास, माणा के पास, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देवताल कहाँ है, तो ये माणा के पास है, और जो केशव प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। फिर ये क्या होता है, ये केशव प्रयाग के अंदर, केशव प्रयाग में ये क्या होता है, अलकनंदा, नंदा से क्या हो जाती है, इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान पे रखिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन में जोड़ दूंगा, जो और फालतू क्वेश्चन आपको सामने नहीं रखूंगा, ठीक है। अब अगली अगर मैं बात करूँ, लाल और काली, लाल और काली, वह सफेद मछलियों वाला वाधणी ये वाला शब्द है, वाधणी, ठीक है। काला, देखिए मैं कौन सी ये बात कर रहा हूँ, लाल काली व सफेद मछली, ठीक है। वाधणी, लाल काली व सफेद मछली, ठीक है। ताल किस जनपद में है, ये वाधणी, ये ताल है, ये ताल किस जनपद में है, ये जनपद पूछ रहा है, ये जनपद पूछा, आपको ये जनपद पता होना चाहिए कि जनपद के अंतर्गत आता है। लाल काली और सफेद मछलियां किस जनपद में है, और इस ताल को वाधणी ताल भी इसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये ताल आता है, और ये त्रिभुजाकार है, और क्या बोले, नारायणी इसे भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा एक आप लोगों के सामने रखूं जो महत्वपूर्ण है, 5 भाई डकैत, ठीक है, डकैत, ये देखिए 5 भाई डकैत, ये प्रश्न है, ठीक है, इसको समझिएगा। ये 5 भाई डकैत किसके शासनकाल में ये थे, किसके शासनकाल में, ये शासनकाल की बात करें, किसके शासनकाल में ये थे, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन रखूं तो आपको इस पर से तौर पे पता होना चाहिए। देखिए ये जो डकैत थे, जो 5 भाई जो डकैत थे, वो आपके प्रदीप शाह के समय में दरबारी जो षड्यंत्र में ये सम्मिलित थे, दरबारी षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया था, और जिससे वध किया गया था, पंच खालिया करके जो पौड़ी में हुआ था, ये इनके द्वारा वहाँ पर ये वध किया गया था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और जो अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन है आपका, एक ग्लेशियर जो बागेश्वर में नहीं है, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए हीरा बम करके, हीरा बमक करके ये है, ठीक है। ये बमक जो ग्लेशियर है, ये आपके बागेश्वर जनपद के
बागेश्वर जनपद के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो ये ग्लेशियर आता है ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत ये वाला ग्लेशियर आता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न अगर मैं रखूं आप लोगों के सामने दोस्तों, इसको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए गुलाबी कांठा, ये बुग्याल, गुलाबी कांठा, गुलाबी कांठा या बुग्याल, बुग्याल, ठीक है, क्या है, इसको ये किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुलाबी कांठा किस जनपद के अंतर्गत ये आता है, और कांडा, ठीक है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए जो ये हनुमान चट्टी के निकट ये स्थित है, ठीक। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ है, तो ये आपके चमोली के जनपद के अंतर्गत है, ये हनुमान चट्टी के निकट ये स्थित है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बुग्याल सर्वाधिक किस जनपद के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूँ, अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप हल करोगे, इसको भी थोड़ा सा देखिए। प्रश्न इस प्रकार से है कि किस इतिहासकार द्वारा कार्तिकेय राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया है, किस साहित्यकार द्वारा सूर्यवंशी कहा गया, कौन सा, ये यहां पर दे देता हूं, कौन सा इतिहासकार था, ये ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेयपुर के जो राजा थे और उनको क्या कहा था, कार्तिकेयपुर के, ठीक है, पुर के जो ये थे उनको क्या कहा था, सूर्यवंशी ये कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो ये जो शब्द कहा था ये बद्रीदत्त पांडे ये द्वारा ये कहा गया था, इनको सूर्यवंशी ये कहा गया था, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये क्या है, देखिए लक्ष्मीदत्त जोशी जो थे उनके अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये जो थे ये कार्तिकेयपुर के जो राजा थे मूलतः ये अयोध्या के ये माने जाते थे, ये अयोध्या के ये थे। और जबकि जिसमें एडी कंस्टन करके एक जो अंग्रेज विद्वान थे उनके द्वारा सर्वप्रथम ये कतिरी वंश के जो नाम सामने आया और उनके द्वारा इसको प्रयोग किया गया था, ठीक है। एडी कंसन करके इनका नाम है, उनके द्वारा इसको क्या गया लाया गया था, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूँ कि एक ऐसी विधानसभा सीट जो एससी के लिए आरक्षित नहीं है, ऐसी कौन सी, मैं आपको कुछ जनपद का नाम लूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रखूं, निम्न में से ऐसा कौन सा जनपद है जो एससी के लिए रिजर्व नहीं है, बागेश्वर, बाजपुर, सोमेश्वर या रामनगर। तो दोस्तों जो ये एससी के लिए जो रिजर्व नहीं है रामनगर ये सीट है, और जो अन्य तीन हैं वो आपके एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, चाहे आप बागेश्वर की बात करें या सोमेश्वर की बात करें या फिर आपके बाजपुर, ये तमाम चीजें एससी के लिए ये रिजर्व सीट है, ठीक है। अब देखिए अगर नैनीताल जनपद वाली जो अगर मैं सीट की बात करूं तो अगर देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर बागेश्वर, ये सोमेश्वर, ठीक है, ये बाजपुर और ये नैनीताल, ठीक है। जो ये सीटें हैं ये सारी एससी को है, और रामनगर वाली जो सीट है वो आपके आरक्षित सीट के अंदर नहीं आती है। अब एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि उत्तराखंड में कितने मैदानी विकास खंड हैं। अब उत्तराखंड में कितने मैदानी ये विकास खंडों की संख्या है, आपको ये पता होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप आज तक पढ़ कुछ और रहे थे, क्वेश्चन इस प्रकार के आ गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कुल मैदानी जनपद विकास खंडों की बात करूं, वैसे तो आपको पता है 95 क्या है आपके टोटल क्या है विकास खंड है, ठीक है। अब 95 अगर टोटल विकास खंड हैं तो उसमें से अगर मैं बात करूं मैदानी विकास खंडों की अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर मैदानी विकास खंडों की संख्या जो 19 है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल, ठीक है, टोटल जो है आपके 95, उसमें से 95 अगर मैदानी जो मैदानी है वो आपके हैं 19। अब
और क्या है, और पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है, देखिए जो 76 है, ठीक है, 76 है जो है वो पर्वतीय, ये पर्वतीय क्या है, पर्वतीय विकास खंड के रूप में ये जाने जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जो 19 मैदानी ब्लॉक हैं, ठीक है, 19 मैदानी ब्लॉक हैं, और सबसे ज्यादा विकास खंड वाला जनपद कौन सा है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा विकास खंड वाला ये जनपद कौन सा है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जनपद कौन सा है। देखिए इस जनपद के अंदर कितने ब्लॉक आते हैं, तो ये दोस्तों मैं अगर बात करूं, ये पौड़ी ये जनपद है जहां पर आपके 15 ये ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 15 ब्लॉक के 15 ब्लॉक लिए हुए ये प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा ब्लॉक आपके पौड़ी में ही आते हैं, ठीक। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ, मैं कह रहा था कि यार ये जो वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझे, ये इस प्रकार से नहीं कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते नहीं पूछे जा सकते। एक बार जाने से पूर्व इस वीडियो को अवश्य देखें, यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं एक चंद पंक्ति आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द हैं, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, सफलता का आनंद बिना इसके उठाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब हमें ठोकर लगती है, जब ठोकर लगने के पश्चात जब हम पुनः मेहनत करते हैं तो वो जज्बा और जो वो उत्साह से जो ऊर्जा के साथ हम जो तैयारी करते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो ये कोशिश कीजिए कि पहले ही अटेम्प्ट आप लोगों का निकल जाए। अब देखिए जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था दोस्तों आपसे, वो क्वेश्चन आपका क्या है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये क्या है, उत्तराखंड में जो सूचना प्रौद्योगिकी भवन जो ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कब से ये शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया उत्तराखंड के अंतर्गत जो सूचना प्रौद्योगिकी जो भवन है जिसमें ड्रोन एवं जो साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं इसमें क्या होता है अनुसंधान केंद्र, ये कब से शुरू हुआ है उत्तराखंड के अंदर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 9 जुलाई 2018 से इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। कितने 2018 से, कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष इसे रखना उचित समझा। तो ये आप लोग इसे समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन आने की मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पुलिस भर्ती के अंतर्गत। देखिए उत्तराखंड संयुक्त संघ समिति का गठन कब किया गया, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड देखिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष कमेटी का ये गठन कब किया गया, ये आपको बताना है कब किया गया है। ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, तो आपको वो तो पता होना चाहिए कि ये कब किया गया था, किस वर्ष से किया गया था, ठीक है। ये जो किया गया था 1989 में किया गया था, 1989 में इसको किया गया था, ठीक है। कौन सा, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष कमेटी का गठन जब किया गया था तो 1979 को ये किया गया था। कब, कौन से मंथ का क्वेश्चन मंथ पूछा जा सकता है, तो ये आपका जनवरी के मध्य में ये किया गया था, ठीक है। ये और अब मैं आपके सामने अगर मैं रखूं इसको, अगर अच्छी तरह से अगर डिफाइन करूं तो दोस्तों जो 1989 में जब पृथक आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था उसके संबंध में जितने भी सभी संगठन थे, संगठनों ने मिलकर अपना नए संगठन बनाए। तो सभी संगठनों को मिलाकर एक संगठन बनाने की यहाँ पर मांग गई। इसमें जो जिनके द्वारा बनाए गए थे, द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में इसको गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में क्या है, इसको ये क्या गया, गठित किया गया, ठीक है। अगर एक तरह से कहूँ ये अध्यक्ष के तौर पे ये कार्य इसमें ये कर रहे थे, ठीक। अब बात करूं कि भैया
उत्तराखंड में जो नई स्वास्थ्य उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? देखिए उत्तराखंड में कौन सा नई स्वास्थ्य नीति, देखिए नई स्वास्थ्य नीति या क्या था। और ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो दूसरा था जनसंख्या नीति, ठीक है, जनसंख्या नीति ये उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई थी? ये नई जो नीतियां जो प्रारंभ की गई थी तो 2013 में ये प्रारंभ की थी, ठीक है, 2013 में ये चीज इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये किस प्रकार से की गई थी इस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले अगर मैं बात करूं जो राज्य में जो पहली जो नीतियां थी वो 2002 से ये नीतियां चल रही थी, और जिसमें राज्य की जो स्वास्थ्य नीति थी या कहीं जनसंख्या नीति थी, और उन नीतियों को तैयार किया जाता है। और ऐसा करने वाला जो राज्य था ये उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने ये दोनों नीतियों को, एक तो आपकी स्वास्थ्य नीति की बात करें, जनसंख्या नीति करने वाला ये प्रथम ये राज्य ये बना जिसने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाया। ये तमाम चीज़ें इसके द्वारा की गई, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है अगर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य व अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है। देखिए आप सभी को पता होगा ये भीमताल में ये स्थित है, ठीक है, ये भीमताल के अंदर ये स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने रखूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राज्य में जो विकलांग लोगों का जो प्रतिशत था 2011 में, जो विकलांग जिसे हम PH बोलते हैं, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जो लोगों का 2011 की बात करें, ठीक है, जनसंख्या का जो प्रतिशत था, जो अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो इस समय राज्य में जो विकलांगों की जो प्रतिशत भूमि रही, अगर कहीं इनकी जो रही संख्या तो 1.84% ये क्या थे, विकलांग थे हमारे 2011 के जनगणना के आधार पर। कितना? 1.84% क्या थी ये PH हैंडीकैप्ड लोगों की ये स्ट्रेंथ आपके उत्तराखंड में इस समय थी, ठीक है। अब ये तमाम चीजें ये रही। अब अगर मैं क्वेश्चन अगर आपके सामने रखूं कि राज्य का जो राजकीय वेधशाला ये कहाँ स्थित है, तो आपको देखिए राज्य का वेधशाला कहाँ ये स्थित है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये नैनीताल में ये स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना। और इसी प्रकार से क्वेश्चन ये बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। इसमें मुन्नार की जो पीक है जो नैनीताल में जो स्थित है, और इसको जो स्थापित किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1961 को इसकी स्थापना की थी, 1961 को इसकी क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। राज्य की प्रथम वेधशाला जो राजकीय वेधशाला के तौर पर हम जानते हैं तो ये स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पुराणों में जो सप्त समुदाय स्रोत है ना, सप्त समुदाय स्रोत में से कौन सी एक नदी नहीं है, क्वेश्चन अभी बनता है, तो इनमें से मुझे बताइएगा। नायार नदी है, या फिर यमुना नदी है, या फिर पिंडर नदी है, या फिर आपके मंदाकिनी नदी है, इसमें से कौन से सप्त समुदाय स्रोत के में से जो नदी नहीं है ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर यमुना नदी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, या धौली गंगा हो गया, या मंदाकिनी हो गया, या जो अन्य नदियां हैं ये सप्त समूह की नदियों को इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। तमाम चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये श्रृंखला लास्ट में इसलिए लाए। लास्ट में ये जो वीडियो रहने वाली बहुत ज्यादा लेंथी ये वीडियो रहेगी, इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखें, इसे समझें कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको।
ये इसलिए है क्योंकि यदि आप लोगों के समझ में आ गया तो सोच ले कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे यहाँ पर आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से रखूँ, जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार है विश्वविद्यालय को किस गुरुवार से महाविश्वविद्यालय का दर्जा दिया। देखिए गुरुकुल कांगड़ी, देखिए गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय को ये विश्वविद्यालय का ये दर्जा कब दिया गया, क्वेश्चन ये बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये किस वर्ष दिया गया। तो 4 मार्च ये दिया गया था आपके 4 मार्च 1921 को महाविद्यालय ये बना। 4 मार्च 1921 को, 4 मार्च की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये 19 को इसको ये विद्यालय का इसको क्या दिया गया था, ये दर्जा दिया गया। अब बात करें हमने बात क्या किया इसको, जो महाविद्यालय बनाया तो क्या ये कब बनाया गया, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी। अब देखिए जो इसकी जो स्थापना हुई थी, वास्तव में अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1902 में हुई थी। देखिए स्थापना की बात करें तो 1902 में इसको स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये स्वामी सदानंद के द्वारा इसे किया गया था। जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और पंजाब प्रांत में इसको स्थित माना जाता है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसको समझें और ये क्वेश्चन को आप बनाएं। और देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको भी आप नोट करिएगा। मैं जो ये क्वेश्चन रख रहा हूँ ये कह रहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जो परियोजना थी कितने जनपदों से होकर ये गुजरेगी। कौन सा, ये कौन सी कहा मैंने, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, ऋषिकेश और वह कर्णप्रयाग जो रेल जो परियोजना है ये कितने जनपदों से होकर ये गुजरेगी, ये है। तो ये भैया आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ 5 जनपदों से होकर ये गुजरेगी। ठीक है, 5 जनपदों से होकर ये गुजरने वाली है। आप कौन से 5 जनपद हैं आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देहरादून है, ये देहरादून, हरिद्वार, ये 2 ये हो गए। और उसके बाद रुद्रप्रयाग, ये चमोली, ठीक है, चमोली। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपके पौड़ी भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये पौड़ी जनपद। अब देखिए कौन कौन से जनपद है यहाँ पर। देखिए देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी। ये इन जनपदों से होकर कर्णप्रयाग जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है ये इन जनपदों से होकर ये गुजरेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर मैं इस परियोजना की अगर मैं बात करूँ, ये परियोजना कितने किलोमीटर की होने वाली है, तो इस परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो 128 ये किलोमीटर की ये परियोजना है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इसमें कितने स्टेशन होंगे, ये 128 किलोमीटर के उसमें कितने स्टेशन होंगे, इसमें 13 स्टेशन इसमें बनेंगे। समझिए क्वेश्चन बनेगा। अब कभी क्वेश्चन बनेगा कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कितने स्टेशन बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 13 स्टेशन बनेंगे। कितने किलोमीटर का है, तो ये 128 किलोमीटर की है। और इससे कितने जनपद कितने जनपदों से होकर ये गुजरेगी, तो ये देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, ये और पौड़ी, ये तमाम यहाँ पर से ये होकर ये गुजरने वाली है। और ये तमाम चीज़ें। अब इसमें एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के मद्देनजर, कि जो बोतल हाउस कौन सा, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए बोतल हाउस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बोतल हाउस क्या है इसको भी थोड़ा समझिएगा। बोतल हाउस किस जनपद से संबंधित है। अब यहाँ पर आपके जिला भी पूछ लिया, ठीक है, ये जिला पूछ लिया, आपको जिला भी पता होना चाहिए कि किस जिले से इसका संबंध है। तो भैया इसका जो जिस जनपद से अगर मैं बात करूँ, ये
चमोली जनपद से इसका क्या है संबंध है। किसका? बोतल हाउस का संबंध किस जनपद से है? तो आपको पता होना चाहिए कि चमोली जनपद से है, क्योंकि यह सीमांत पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काम कर रहे जितने भी हैं डीपीओ, जिन्हें डीपीओ का मतलब होता है सीमांत सड़क संगठन की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो श्रमिकों को पानी की खाली बोतलों से पानी की खाली बोतल, कौन सी? पानी की जो खाली बोतलें हैं उसमें पानी की जो खाली बोतल है 12x12, ठीक है, फीट का कमरा यहाँ पर बनाकर पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर क्या किया गया, एक अनोखा उदाहरण दिया गया। जो ये बोतल हाउस इसलिए गया, कभी क्वेश्चन ये देखिए ना, अब जहाँ पर बोतल हाउस का प्रश्न आ रहा है, जहाँ पर बोतल हाउस कह रहा है, तो वहाँ पर सोचो कि बोतलों से निर्मित ये हाउस है, ठीक है। पहले बात तो है किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। ये क्या है? जो सीमांत सड़क परियोजना सड़क संगठन है ना, के जो श्रमिक रहे उन्होंने क्या करा, पानी की जितनी भी खाली बोतलें थी उनसे 12x12 का एक कमरा बनाया, और ये पूरा तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक पहल थी। और ये जो बोतल हाउस, इसको इसलिए नाम इसको दिया गया, बोतल हाउस ये नाम इसलिए दिया गया। ये आप लोग इसको समझिएगा कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जो महिलाओं को और छात्राओं के साथ जो बढ़ती हुई जो छेड़खानी है और जो उन पे अपराध हो रहे हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं, उनको छेड़छाड़ की बात करूं या उन पे तेजाब फेंकने की बात करें, किसी भी प्रकार से जब वो किसी भी पुरुष द्वारा इस प्रकार की कृत्य किया जाता है तो उन पे लगाम लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने कौन सा ऐसा ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ऑपरेशन गंगा था, या ऑपरेशन पिंक था, या पिकनिक बटन वी बॉक्स था, या फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कौन सा ऐसा ये तमाम चलाया था जो महिलाओं की जो छेड़छानी हो रही थी, साथ ही छात्राओं के साथ जो छेड़छानी हुई थी। तो देहरादून पुलिस ने ये जो ऑपरेशन पिंक इसको चलाया, जो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 21 जनवरी 2019 से शुरू की थी। देखिए ठीक है, 19 जनवरी 2021 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। सॉरी, ये जो की गई थी ना दोस्तों, मैंने वो गलत लिख दिया। 21 जनवरी 2019 से इसकी की गई थी ये पिंक, ठीक है। इसका नाम क्या था? पिंक ऑपरेशन इसको रखा गया था। पिंक ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? ये देहरादून पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था। इसमें क्या था, जो चाहे महिलाओं की बात करें या फिर हम छात्राओं की बात करें, जो इनके जो साथ जो हो रही थी ना जो घटनाएं, उन घटनाओं में रोक लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था पिंक ऑपरेशन। ये था 21 जनवरी 2019 से ये चला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ चलूँ तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? स्कंद पुराणों में देखिए, स्कंद पुराणों में कितने हिमालय खंडों का ये जिक्र या प्रयोग किया गया है? अगर ये इस प्रकार से भी सोच लीजिए तो कितना किया गया है आपको पता होना चाहिए। 5 हिमालय खंडों का यहाँ पर क्या गया है, जिक्र किया गया है। कितना? 5 हिमालय खंडों। आप कौन कौन से हैं ये आपको मैंने बहुत पहले पढ़ा भी दिया था। देखिए, इसमें आगे आपका नेपाल हो गया, मानस खंड हो गया, केदार खंड हो गया, जलंधर हो गया, कश्मीर हो गया। ये 5 क्या है? हिमालय खंड है। अब कौन कौन से हिमालय खंड है? देखिए, जो ये केदार खंड हो गया, ये मानस खंड हो गया, ठीक है। ये नेपाल, कश्मीर हो गया, ठीक है। और पंजाब 1 2 3 4 5 ये क्या है? आपके हिमालय खंड है।
इतना ध्यान में रखिएगा, ये आपके हिमालय खंडों के अंदर ये आते हैं। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि कालची अभिलेख की जो खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी, आपको पता होना चाहिए। जॉन फॉरेस्ट द्वारा जो कालची के अभिलेखों की जो खोज की गई थी 1860 में ये खोज की गई थी। किसके द्वारा? जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 में किया। जो कालची की जो अभिलेख अशोक से संबंधित है, आप सभी को ये पता है। और जो ये अभिलेख प्राप्त हुए थे ये देहरादून में स्थित ये थे। और जो ये पाली किस भाषा में लिखे गए हैं, कभी क्वेश्चन आता है तो ये पाली भाषा में ये अभिलेख जो अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के। ठीक है, कहाँ है? देहरादून में, कालची में, कालची के अंतर्गत। ठीक है, ये यहाँ पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँ दोस्तों, अगला प्रश्न है जो काला और धुरस रंग के जो चित्र जो मृदंग भाण जिन्हें क्या कहा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? अगर क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कहाँ पर काले और घुसर रंग के जो चित्र मृदंग भाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? आपको पता होना चाहिए मालवी गांव से ये प्राप्त हुए थे। जब 2002 में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, ये छात्र जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो छात्रों का जो शोध कार्य चल रहा था, जो उत्खनन कार्य कर रहे थे, तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर नन कंकाल भी मिले थे और 5 किलो का यहाँ पर सोने का मुखौटा भी मिला था, ये अवश्य यहाँ पर मिला था इस समय, इसलिए इसे कहा था मृदंग भाण विषय कहा जाता है। और अगर मैं दूसरी तरफ का क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की समझ, राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना में राजा उत्कल राजा किसका था, राज्य किसका था, ये क्वेश्चन बनता है। तो यादवों का उसमें शासन इसमें चल रहा था। अब बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये ज्योतिपुर ये यहाँ पर था। ठीक है, ये अगर मैं कहूँ जो जोशीमठ में स्थित है, बाणासुर जो शिव पार्वती का जो सबसे बड़ा ये भगत के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका क्या कहा जाता है, ज्योतिषपुर में इसका क्या था, ये तमाम से ये राजधानी से माना जाता है। ठीक है, अब मैं अगर मैं कहूँ फड़नौली की खोज किसने की थी, प्रगतिहासिक स्थल फड़नौली की खोज किसने की थी, कभी क्वेश्चन बताया कब किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये 1885 में इसकी खोज हुई थी। देखिए यहाँ से क्या होता है, 3 शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, जो कि अल्मोड़ा के सुबियाल जो नदी है उसके पैलर में ये स्थित है। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को जाता है, आपको ये स्पष्ट तौर पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये यशोधर मठपाल को इसका खोज का श्रेय स्पष्ट रूप में जाता है। अब बात करते हैं कि कुमाऊं का जो सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है, कुमाऊं का जो सर्वाधिक रूप में उल्लेख किस स्थान पर मिलता है या कहाँ पर मिलता है, कौन सा ग्रंथ में मिलता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये स्कंद पुराण के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, जो स्कंद पुराण मानस खंड के अंतर्गत इसमें तमाम चीजें मिलती है। अब नीले रंग का प्रयोग जो प्रागैतिहासिक जो स्थल थे, उस स्थल में से कहाँ पर नीले रंग के सवाल या कहें जो चित्र तमाम चीजों का प्रयोग किया गया था, किस जगह पे किया गया था, कौन सा ऐसा जनपद रहा है वो। देखिए ये तो जो जहाँ मिला था ये स्थान के होटली गांव था, जो उत्तरकाशी जो यमुना के उत्तरी तट पर था। ठीक है, यमुना नदी के जो घाटी है उसके ऊपरी तट पर ये स्थित है। देखिए अल्मोड़ा के जो जाखन देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर में किसके निवास के यहाँ पर पुष्टि मिलती है। जो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है उसमें किसके निवास की यहाँ पर पुष्टि मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर यक्षों के रहने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य हमें मिलते हैं। और साथ ही अगर मैं बात कहूँ दो बच्चों, जो लाखा गुफा की खोज MP जोशी के द्वारा जो की गई थी, ये कब की गई थी, ये आपको पता है 1968 को ये हुआ था। ये कहाँ पर है, बाड़ीछिना के जो सुपियाल नदी या कहें गलबैंड, ये तमाम उस जगह पे है, सुपियाल नदी के अंतर्गत है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गुफा कहाँ है, तो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थान है और बाड़ीछिना के पास सुपियाल नदी के तट पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ बच्चों
अगला प्रश्न है कि बनकोट में जो ताम्र पत्रों को किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखा गया। जो बनकोट से जो ताम्र पत्र जो हमें प्राप्त हुए थे, वो तमाम चीज़ों को उनको जब संग्रह किया गया था, वो किस संग्रहालय में रखे गए थे, किस जनपद के संग्रहालय में रखे गए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये अल्मोड़े के संग्रहालय में इसको क्या गया, सुरक्षित तौर पर रखा गया। जो बनकोट से जो हमें 8 ताम्र जो मानव आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई थी, बनकोट से, जो वर्तमान समय में अगर हम बात करें पिथौरागढ़ का जो हिस्सा है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। ठीक है, ये तो आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। और कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो बैराटी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सी जो राजधानी थी बैराटगढ़ी जो थी, जो आज जौनसार सागर गागर के काली नामक स्थान पर है। और अगर यहाँ पर क्या यहाँ पर था, जो यहाँ पर विराट का जो पुत्र था, राजा सुबाहु का इसको पुत्र माना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत महत्व। और साथ ही अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिव प्रसाद डबराल द्वारा जो मलारी गांव में किस वर्ष है ये समाधान की खोज की गई। मलारी गांव में समाधान की खोज की बात कर रहा हूँ। ये मलारी गांव में जो समाधान की खोज किस वर्ष से की गई थी, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समाधान था इसकी जो खोज किस वर्ष हुई थी। तो इस वर्ष तौर पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये हुई थी आपके 1956 में। कब हुई थी? 1956 के अंतर्गत ये हुई थी। कहाँ हुई थी ये आपको पता है। ठीक है, किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। ये क्या कहते हैं, मलारी गांव में जो समाधान की खोज की कासरेन को 1956 में ये जाता है। अगर ग्वार गुफा की अगर बात करूँ, ग्वारखा गुफा क्या है? ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए अलकनंदा नदी, जो कि लाखों गुफा सुपिया नदी के तट पर स्थित है। सुपिया नदी कहाँ है आपके पता होना चाहिए, अल्मोड़ा जनपद में है, बाड़ीसिना के मध्य पे ये स्थित है। अब कुमाऊं अब आता है कि किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुड़िंद लोग थे, मौर्य के अधीन थे। कुड़िंद जो थे मौर्य के अधीन थे। कैसे ये पता चले, कौन सा ऐसा अभिलेख था? देखिए, कालसी का जो अभिलेख हमें जो प्राप्त हुआ था 257 ईसा पूर्व की जो बात करूं, तो अशोक का जो शिलालेख जो मिला था, शिलालेख में स्थित यह है कि जिसकी खोज जो हुई थी 1860 में। देखिए कब हुई थी? 1860 में। मैंने यहाँ पर पहले भी लिखा था, यहाँ पर ये देखिए, ये 1860 में हुई थी। और मिस्टर फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। और कुमाऊं के जो राजपूतों को सबसे पहले किसका प्रभुत्व मिला था, ये आपको क्वेश्चन बनेगा। तो ये खसकों का यहाँ पर खसों का यहाँ पर क्या मिला था? प्रतिनिधित्व या प्रभुत्व मिला था। अगर हम बात करें यशोधर मठपाल द्वारा जो नहीं खोजा गया था, वो कौन था? नयार घाटी में जो कफ मार्क्स जो मिले थे उसके द्वारा ये नहीं खोजे गए थे। ये तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने रखूँ कि कालसी क्षेत्र में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए। जो कालसी अभिलेख में जो इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, जो निवास कर रहे थे, उनके लिए कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग किया गया था? पुलिंद शब्द इसमें प्रयोग किया था, जबकि इस शब्द के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जो प्रागैतिहासिक स्थल थे ना, जहाँ पर मानव के साथ भेड़ और बारहसिंगा के जो चित्र प्राप्त हुए थे, ये क्या था? ये कहाँ मिला था? गोरखिया गुफा के अंतर्गत मिला था। आपको पहले इस पर से तो किसने इसकी खोज की थी? ये भैया यशोधर मठपाल के अनुसार इन्होंने कहा कि यहाँ पर 41 रंगीन चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 30 मानव चित्र प्राप्त हुए हैं, 8 पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं और जो 3 पुरुषों के यहाँ पर क्या हुए चित्र प्राप्त हैं, जो अलकनंदा घाटी के ऊपर में ये स्थित है। ठीक है, अब मैंने इससे पूर्व भी एक क्वेश्चन आपसे किया था। आपको पता होगा कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। ये आपको पता स्पष्ट तौर पे ये होना चाहिए। देखिए, जो कालसी अभिलेख थे ना बच्चों, कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों को क्या शब्द कहा था? पुलिंद। मैंने आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्द हैं इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, 5.2 किलो का जो सोने का
मुखौटा मिला था, ये कहाँ मिला था, किस गांव में मिला था, मल्लारी गांव में मिला था, किसके द्वारा ये खोजा गया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो छात्रों के द्वारा जब वहाँ पर शोध कार्य किया था, वहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था, वहाँ पर आपको 2002 में ये कार्य हुआ था। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5.2 किलो का यहाँ पर क्या सोने का मुखौटा यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अब साथ ही अगर दूसरा क्वेश्चन परीक्षा के मद्देनजर से देखूं तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महाभारत वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद जो राजा थे ना सुबाहु की जो राजधानी कहाँ पर ये स्थित थी। अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकी जो राजधानी थी वो आपके ये श्रीनगर के अंतर्गत इनकी क्या थी, ये राजधानी थी। ठीक है, श्रीनगर के अंतर्गत थी। इस समय क्या था, उत्तराखंड में तंग, कितार और पुलिंद ये जातियों का यहाँ पर क्या था, आधिपत्य था। और जिसमें सबसे अधिक जो शक्तिशाली जो राजा था इस समय वो क्या था, सुबाहु यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा के रूप में ये उभर के समक्ष आए। ये तमाम चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप ये देख लीजिएगा, इस वीडियो को तो अवश्य देखिएगा। और साथ ही अगर मैं कहूँ कि पुराणों में जो पुराण थे, पुराणों में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ था उसको क्या कहा गया था, यहाँ पर मानसखंड कहा गया था, जो मानसखंड आपके कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के मद्देनजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया था, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ जो थे तो उसमें यहाँ पर मृद तुंग ये कहा गया था। ठीक है, अब निम्न में से किसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था, ये यथावर ब्राह्मण में इसका शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल से ही अगर मैं ये क्वेश्चन पुट अप करूं आपके सामने तो ये कह रहा है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक स्थल जो थे उसमें कताई रंगों की मानव आकृतियां बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, तो ये पेड़साल के मध्य में बाड़छिना जो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। पेड़साल की जो खोज हुई थी 1879 में हुई थी और इसे डॉक्टर मसपाल द्वारा इसे खोजा गया था। और जहाँ पर देवगढ़ और कोल ये सारी के कौन से यहाँ पर लेख प्राप्त हुए हैं, आपको अगर पता हो, मूर्ति पीठिका यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर अब मैं दूसरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ूँ बच्चों, वो भी अपने आप में जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं कितार जाति की बात करूँ या फिर कोल जाति की बात करूँ, तो कोल जाति की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम जाति थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो वो किसे माना जाता है, कोल को माना जाता है। कोल जाति के लोग दिखने में किस प्रकार से कुरूप व भद्दे ये माने जाते हैं। और रामगंगा घाटी अगर मैं बात करूँ, रामगंगा घाटी जो नौला गांव थे ना, वहाँ से कप मार्क्स और खोली की खोज किसने की गई थी, तो ये मठपाल मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, हरिद्वार के जो बादराबाद है वहाँ पर से ताम्र उपकरण जो मृदंग भाण की खोज कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं कितारों की अगर मैं बात करूँ तो कितार कोल के बाद उत्तराखंड में जो दूसरी जो जाति रही, अगर मैं बात कहूँ तो ये कितारों का आधिपत्य यहाँ पर रहा और इन्हें ही यहाँ पर किन्नर या फिर कीर भी इनको कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब खस जाति की अगर मैं बात करूँ तो खस जाति में कितारों के बाद जो उत्तराखंड में जो खस जातियों का जो उल्लेख मिलता है उसमें खसों का जो 1885 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शूद्र वर्ग को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। और महाभारत में जो सभा हुई थी, सभा के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से ये लोग भी लड़े थे, खास लोग यहाँ पर लड़े थे। और यहाँ पर घर जमाई प्रथा और पशु बलि की प्रथा किसमें प्रचलित है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए, खस जाति के अंतर्गत ये प्रचलित। अब अगर मैं बात करूँ लाखू गुफा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लाखू उडियार के जो शैल चित्रों के प्रमुख विषयों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या मिले हैं, सामूहिक नीतियों की चीजें मिली हैं और साथ ही यहाँ पर नृत्य करती हुए मंडली यहाँ पर मिली है। गोरखिया उडियार की मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीनतम नाम अगर मैं बात करूँ बद्रिका आश्रम क्षेत्र, तपोवन या उत्तराखंड या केदारखंड के रूप में इसे जाना जाता है। फालसीमा कहाँ है, तो अल्मोड़ा के फालसीमा
से जो योग तथा नीति की तमाम चीज़ें मूर्तियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने ईश्वर से तौर पर फटाफट रखूंगा, आप इनको नोट करते हुए जाइए या सुनते हुए चलेगा। उत्तराखंड का सचिवालय का नाम किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा जो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय के रूप में इसे जाना जाता है। और गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गढ़वाल का हुमायूं क्या प्रबंध शाह को कहा जाता है। और गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को कहा जाता है। तुगलक श्याम शाह को कहा जाता है। सुधमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्वेश्चन बनेगा, तो पैरों पर ही पहना जाता है। उत्तराखंड में जो जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? क्वेश्चन आता है, तो राम सिंह धोनी ने इसको दिया। पवार राजवंश, जो पवार राजवंश थे, पवार राजवंश के कनकपाल गोत्र का नाम का क्वेश्चन पूछा था। सोनक करके इनका गोत्र है। उत्तराखंड की राज्य की सबसे पहली मांग किसने की थी? पीसी जोशी द्वारा उत्तराखंड की सबसे पहली मांग की गई थी। गोरखा शासन में दासों का जो बिक्री का केंद्र जो रहा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार वो क्षेत्र रहा है जहां पर क्या रहा है? दासों का बिक्री का ये केंद्र रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ में जो मनीष कंचियाल का जो संबंध है पर्वतारोही से इनका संबंध है। और चायसीन बुग्याल है, किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बुग्याल है उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। घोड़ाकाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, 1966 को हुई। ये वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को महत्वपूर्ण तरीके से आप देख लीजिएगा। शिव की नित्य मुद्रा में जो मूर्ति किस स्थान से मिली? जागेश्वर में ये तमाम चीजें मिली। उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो शालिग्राम वैष्णव द्वारा इसको लिखा गया है। राज्य में लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला सदस्य का नाम क्या है? यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो सुधा पांडे को माना जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सुधा पांडे है। तो ये तमाम चीजें आपको पता है। खैरसैंण का सूर्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किस पर आधारित है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसे की गई। औताली क्या है? एक टाइप का एक कर था जो उस समय जिसमें गोरखा शासन चल रहा था, उसमें तमाम चीजें लगे। राज्य में कारखाना का जो कागज का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा था? यह कारखाना कहाँ है? लालकुआं के अंतर्गत स्थित है। और साथ ही अगर मैं बात करूं बच्चों कुमाऊं मंडल की जो स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी। आज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा था। अरुण जोखमल मोला इसको माना जाता है। और मूल विनय प्रथा की जनजाति में प्रचलित थी, राज्य जनजाति में ये प्रचलित है। और ये आपको पता होना चाहिए कि भैया किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन के रूप में माना जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। मुकुंदी लाल जी हैं, ये इनके द्वारा कहा। अब भोटिया लोगों द्वारा जो बनाए गए भात को क्या कहता है? छाकू ये कहा जाता है। बहुत दफे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको पता होना चाहिए कि जनजाति में बैठान ये विवाह प्रचलित है। बोक्सा जनजाति में ये प्रचलित है। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि हरिद्वार में ये स्थित है। और राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है? सम्मेलन ये मूवी है। ये पहली राज्य की पहली वीडियो ये फिल्म है। आप इसे देखिएगा और साथ ही इसको तुम समझिएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं एक बात आपके सामने रखूं, अगर तुम्हारा सपना नशा है तो भगवान भी तुम्हारे हरा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग क्या सपने उधार मांग के लाते हैं और मांग के लाते हैं, कर पूरा नहीं कर पाते हैं फिर भी। तो जो सपने उधार नहीं लाते हैं और जो अपना सपना बनाते हैं तो वही मुकाम को हासिल करते हैं। ये चीजें को अपने जीवन में याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ मुक्तेश्वर में पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बनता है, तो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। हिलजात यात्रा उत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में माना जाता है। ये काला देवों का शिरोमणि कहा जाता है। कला देव का जो शिरोमणि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है, तो सुदर्शन शाह को ये कहा जाता है। और ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट कब जारी किए गए थे? आपको पता होना चाहिए 1982 में ये ब्रह्म कमल पर क्या हुए थे? डाक टिकट जारी हुए। अब ब्रह्म कमल क्या है? हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध कार्तिकेय जो स्वामी का जो मंदिर है किस पर्वत पर है? ये कोच पर्वत पर ये स्थित है। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ, ये तमाम चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए इनको आप मेरे साथ सुनते हुए चलिए या फिर नोट बना लीजिएगा, क्योंकि एक दिन बचा है तो एक दिन में इसको आप सिर्फ इस वीडियो को सुनिएगा। ये देखिए,
सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध है किससे है? चित्रकला और शिल्पकला से है। देखिए मैंने जो ये श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लाए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको सर्च करा है और लिखा है और आप लोगों के सामने से पुट अप कराऊं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इस श्रृंखला से तो क्वेश्चन आपके 4 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो बनेंगे, उससे अधिक भी बन सकते हैं। और जो सुरेश पाल जोशी का संबंध किससे है? चित्रकला और शिल्प से है। मैंने ऐसे पूरा बता दिया। अब गढ़वाल का साल्ट कहा जाता है, जुगुड़ू को कहा जाता है, ये आपको बता। बद्रीनाथ, जो बद्रीधाम में प्रतिदिन जाने वाला जो आरती के लिए जो गाया जाता है, किसके द्वारा ये रचित थी ये आरती? जो बद्रीनाथ में जो आरती गाई जाती है, धन सिंह बर्थवाल द्वारा ये आरती रची गई थी। और रुद्र कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में है। जो केंद्रीय सेना का जो संगठन का करने वाला जो पहला शासक कौन था? अजयपाल था। ये आपको पता होना चाहिए। टिहरी में जो है हिवेट जो संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? कार्तिक शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में ये वॉल कैलेंडर संबंध है किससे है? दिव्यांग दृष्टि दिव्यांग हैं उनको ये समर्पित है। और यहाँ पर बीरावली छाकरी आभूषण कहाँ कौन सी जाति के अंतर्गत पहने जाता है? ये कौन सी जाति कहते हैं? जो ये है जो आपके भोटिया और जनजाति के अंतर्गत ये होता है। अवध कौशल को पद्मश्री प्रदान कब किया गया था? 1986 को ये पद्मश्री इनको दिया गया था। और पौंची नामा आभूषण कहाँ पहने जाता है? आपको सभी को पता है, पौंची आपके हाथ में पहने जाते हैं। मुनाड़ आपके जो आभूषण होते हैं वो कान में पहने जाते हैं। और कोणी किस ऋतु फसल को कहा जाता है? जो कोणी आती है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत कोणी आती है। लोग स्टॉक या पौल की जनपद के अंतर्गत आता है। ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत। किस पवार शासक ने जो शेषासुरी की भांति सड़क बनाई थी? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। मानवेंद्र शाह द्वारा ये बनाई गई है। और रामल ठीक है, रालम जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए। ये पिथौरागढ़ में है। हिमालय की एक खास पुस्तक है, क्या है? डॉक्टर डी शर्मा द्वारा इसको रची गया है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित स्थापित किया गया है? आपके देहरादून में किया गया है। द्वाराहाट में जो 9वीं शताब्दी में जो ध्वज मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बनता है तो गुजरदेव मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। और बिरमा गगा से बिनो या सहायक की नदियाँ कौन से? पश्चिमी रामगंगा की मानी जाती है। और कलाविदों का शिरोमणि क्या किसे कहा जाता है? सुदर्शन साहब को कहा जाता है। किसके शासनकाल में चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद तुगलक के समय में एक गरुड़ की उपाधि दी गई थी। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन बनता है तो 21 मार्च 2001 को ये दी गई थी। और साथ ही अगर मैं बात करूँ बाल गंगा और धर्म गंगा जो सहायक नदियां हैं, भिलंगना गंगा की ये क्या है? भिलंगना की ये सहायक नदियों के रूप में माना जाता है। और किस पवार शासक या तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है? श्याम शाह को कहा जाता है। ये आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखिएगा। राज्य में लगानबंदी कब बंद हुई? ये हुई 1933 में ये लगानबंदी बंद हुई। और उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 2016 में फिल्म विकास परिषद का गठन उत्तराखंड में किया गया था। 2016 में उत्तराखंड में जो पंचायती राज्य एक्ट जो लागू हुआ था 2016 में इसको लागू एक्ट किया गया। गणिका नाटक की रचना किसने की थी? मौला राम ने इसकी रचना की थी। जो सोमेश्वर में जो चनौदा है वहाँ पर सातली लाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न अगर मैं रखूं बच्चों, गढ़वाल के नेतृत्व में पुस्तक के लेखक जो शिवानंद नौटियाल को माना जाता है। हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में है। प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? आपको पता होना चाहिए। 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना की गई। सचिदानंद भारती को इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? 2015 में इसको सम्मानित किया गया। और लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री जो सम्मानित जो डॉक्टर अनिल प्रकाश ने हैरिस संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो आपकी गई थी 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। बुलक जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। अजयपाल ने जो सरोला सभा की थी 1904 में इसकी सभा की स्थापना की गई थी। और हाँ, हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थित कब की इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही झावर जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्वेश्चन बनता है तो आपके पैर में ये आभूषण
पहना जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? कत्यूरों के समय का जो समय था उसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक चिन्ह किस पुस्तक को माना जाता है? जगमोहन सिंह रावत के पुस्तक को माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा ये गीत देव वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाए? झुमेलो को माना जाता है। और राज्य की शालिनी शाह का संबंध किससे है? शालिनी शाह का अगर संबंध की बात करें, फिल्म निर्देशिका के तौर पे ये है। और कसम दिनी मंदिर कहाँ है? पौड़ी में ये है आपकी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब? 1901 में गढ़वाल की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और जौनसार क्षेत्र में आधुनिक कवि जो रतन सिंह जौनसारी हैं, इनको माना जाता है। और स्वामी विचारानंद ने जब देहरादून में अभय नामक जो साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से किया गया था? 1922 में इनके द्वारा किया। उत्तराखंड में पहली महिला अधिकारी जो रही भवानी गुरानी को माना जाता है। ये पहली सैन्य अधिकारी के तौर पर ये मानी जाती है। आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? क्वेश्चन बनता है। तो आपके कृषि विज्ञान से इनका संबंध है। और राज्य का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसे माना जाता है? गढ़वाल समाचार पत्र को माना जाता है। इससे पूर्व मैंने कई दफे इसको पढ़ा चुका हूँ। गढ़वाल सम्मान दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आसान संरक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना की थी। राज्य में जो डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ है? गंगोत्री के अंतर्गत माना जाता है। मृतांग गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में ये माना जाता है। और व्यास सम्मान पाने वाला उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रमेश चंद्र को ये मिला था। और समकालीन उत्तराखंड की तितली क्या थी? एक प्रकार की रोटी ये माना जाता है। और साथ ही पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी लाल वैद्य को इसे माना जाता है। कंडक मेला उत्तरकाशी के अंदर लगता है। चंदोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। या कहें पुलिया आभूषण पैर में पहना जाता है। और उत्तराखंड विधानसभा का जो प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन बनता है। तो 9 जनवरी 2001 को ये प्रारंभ हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो निजी सहायता जो बनाई थी, बुद्धि सिंह रावत जी को इसको अपना निजी सहायक के तौर पर बनाया गया। नशा नहीं रोजगार दो। उत्तराखंड जो संघर्ष वाहिनी ने ये नारा कब दिया था? 1984 को ये नारा दिया था। देहरादून में जो वन संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन बनता है। तो 1914 को इसकी स्थापना हुई थी। और रूबिल स्टाइग किसका वनस्पति नाम है? हिसालू का ये नाम माना जाता है। पुष्पहार और लाल हवेली नामक पुस्तक किस कवि का ये संग्रह है माना जाता है? तो गौरा देवी का ये माना जाता है। राज्य में जो चंद सिंह जो राही किस क्षेत्र में माना जाता है? ये किस क्षेत्र से इनका संबंध माना जाता है? तो संगीत का है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द क्राउन बियर ब्रिटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? रमेश पोखरियाल द्वारा लिखा है। गला चौड़ किला किस जनपद में है? आपको चंपावत में मिला। पहला खैराती दवाखाना खोला गया था, टिहरी में खोला गया था। और उत्तराखंड में पिंक वैली बागेश्वर को कहा जाता है। और साथ ही चंद्रशिला बुग्याल चमोली में माना जाता है। गढ़वाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 में। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। इनको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और देखिए, फ्लाइंग साइमन ने फूलों की घाटी में जब अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर नामक जो पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? क्वेश्चन बनता है। तो 1938 में ये पुस्तक लिखी गई थी। और शिवलिंग जो शिव के जो ज्योतिर्लिंग का जो स्थान जोशीमठ को कहा जाता है प्राचीन समय में, इसका नाम क्या था? यशोसी इसे कहा जाता है। वन अनुसंधान के दिन जो विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला गया था? 1991 में इसको दिया गया था। और राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में जो तार सेवा जब प्रारंभ हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1965 में ये हुई थी। आपको पता होना चाहिए। नारायणी शिवलिंग स्थित है कनखल हरिद्वार में ये स्थित है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुमाऊं, अगर मैं एक क्वेश्चन रखूं, कुमाऊं में जो ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? कमिश्नर टेलर को माना जाता है। कुमाऊं में जो बच्चों की जो बिक्री का केंद्र जो था उसमें प्रतिबंध किसने लगाया था? कमिश्नर गार्डनर ने लगाया था। 1915 में इसको लगाया था। और देश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? मालती देवी की उसमें हुई थी। ताड़ीखेत में प्रेम सभा की स्थापना किसने की? देवकीनंदन पांडे ने और भागवती पांडे ने की थी। वंदे मातरम और कुमाऊनी भाषा में जो ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था?
हरिराम त्रिपाठी द्वारा 1906 में इसके ट्रांसलेशन किया गया था। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की थी? 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में वो हुई थी। गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? 20 जून 2020 को ये बनी। अल्मोड़ा को स्वच्छ करने के लिए कौन सा कानून बना? लोटा कानून यहाँ पर ये बना है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरगांव के जो अत्याचार की जांच के लिए जो आयोग का गठन किया गया था वो क्या था? इतावाली काजी ये था। कुमाऊं परिषद का गठन अगर पूछा जाता है 30 सितंबर 1916 को नारायण दत्त छिपला के अध्यक्षता में ये हुई थी। उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी कब हुई थी? मोहन सिंह मेहता के रूप में हुई थी, 1921 में हुई थी। और साथ ही कुमाऊं में किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये अगर मैं कहूँ तो जयदत्त जोशी के समय में हुआ था। अल्मोड़ा में कुलिंद राजा जो शिवदत्त या शिव अली हरिदत्त या तमाम जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये 1914 में ये हिप्पी आंदोलन अंग्रेजों के लिए था, 1960 में हुआ था। और साथ ही रानीखेत का पुराना नाम झूला देव के नाम से जाना जाता है। और मुकुल कुमाऊं पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? कृष्ण पांडे को माना जाता है। अल्मोड़ा के किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा? क्विक सैक हैं वो, उन्होंने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था। अल्मोड़ा नगर का आकार किस स्थान के समान है? किस प्रकार का दिखाया जाता है? घोड़े के नाल के समान ये अल्मोड़े का ये माना जाता है। सिंगलोगा ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी के खरसाली में कौन सी नदी ये मिलती है? अगर क्वेश्चन बताए हनुमान गंगा यमुना में शीतकालीन का अवकाश कहाँ है? खरसाली को माना जाता है। और गंगा का शीतकालीन आवास माना जाता है मुखवा गांव को माना जाता है। ठीक है। उत्तरकाशी में जो रसाई घाटी की जीवन रेखा माना जाता है कमल नदी को माना जाता है। और पुरोला का वरदान कमल नदी को कहा जाता है। ठीक है। ये तमाम चीजें ये दोस्तों मैंने आप लोगों के समझ है कुछ ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे आप लोगों के समक्ष रखें, इसलिए आप इनको कीजिएगा, सुन लीजिएगा एक बार इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों।